नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिवपुरी edu.22 पर। दोस्तों, हम सभी ने पिछले वीडियो पे भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में देख चुका था मध्यकालीन भारत इतिहास के अंदर। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पर इसके बारे में देखेंगे, गुलाम वंश के बारे में देखते हैं। आगे इस पे क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या क्या हमें देखना है, हम सबको क्या देखना है। तो दिल्ली सल्तनत का जो काल था वो था 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, बलबन है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। रजिया सुल्तान, ये सब है। इन सब शासक के बारे में हम लोग दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश के अंदर पढ़ेंगे। 1206 से 1290 ईस्वी तक जो दिल्ली सल्तनत का था वो गुलाम वंश के नाम पर विख्यात था। अब गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था मेरे दोस्त? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये बात ध्यान में रखना है। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसका शासनकाल कब से कब था? उनका शासनकाल 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक था। मैंने भी बताया आपको कि भारत में गुलाम वंश का जो शासन था, गुलाम वंश का शासन कब से कब था? 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसका शासनकाल कब से कब था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल था वो था 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। कब से कब था? 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक का भारत में शासनकाल रहा। अब आगे लिखा हुआ है कि बचपन में उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज, क्या लिखा हुआ है? निसापुर की काजी, कहाँ के काजी? निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोफी ने एक दास के रूप में खरीदा था। बाद में वह निसापुर के गजनी, निसापुर से कहाँ लाया गया? पहले तो निसापुर के फखरुद्दीन कहा गया? फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोफी, अब्दुल अजीज कोफी ने खरीदा था। बाद में उसे निसापुर से कहाँ लाया गया था? निसापुर से उसे गजनी लाया गया था, जहां पर गौरी ने उसे खरीदा था। मैंने पिछले भारत पर मुस्लिम आक्रमण उस पर पढ़ाया था आपको, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे में। तो 1192 की तराइन युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था उस युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जब निसापुर से गजनी लाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो वहां पे उसे किसने खरीदा था? गौरी ने उसे खरीदा था। अपने प्रतिभा लगन और बल पर गौरी का विश्वास प्राप्त किया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्राप्त किया। और गौरी ने उसे अमीर आखुर के पद पर प्रणोत किया था। प्रणोत का मतलब क्या होता है? डिप्लॉयड करना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आमिर आखुर के पद पर कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने प्रणोत किया था? तो गौरी ने उसे प्रणोत किया था, क्योंकि वो मैंने पीछे ही बताया था आपको कि उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था किस चीज में? 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। उसके अंदर बहुत ही क्षमता था, कौशल था, बल था, और अपने लगन से उसने गौरी का विश्वास जीत करके रखा था। इसलिए उसने मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? अमीर आखुर के पद पर उसे प्रणोत कर दिया। फिर आगे लिखा हुआ है कि 1206 ईस्वी में ऐबक का राज्याभिषेक हुआ था। देखिए यहाँ पे उसका सल्तनत काल कब था? तो 1206 से 1210 ईस्वी तक। 1206 ईस्वी में ऐबक का राज्याभिषेक हुआ गौरी के मृत्यु के 3 माह पश्चात। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 माह पश्चात, मतलब गौरी का मृत्यु हुआ उसके 3 महीने के बाद ऐबक ने क्या किया था? ऐबक का राज्याभिषेक हुआ था दिल्ली सल्तनत के अंदर। कब हुआ था? 1206 ईस्वी में हुआ था। ऐबक ने जो राजधानी अपना बनाया था वो कहाँ बनाया था? लाहौर को। किसको अपना राजधानी बनाया था? लाहौर को अपना राजधानी बनाया था। ये कभी भी सुल्तान का पद धारण नहीं किया था। वो केवल मलिक का पद पे ही अपने आप को संतुष्ट रखा। उसके बाद लिखा हुआ है कि ऐबक को 1208 ईस्वी में, यहाँ पे एक बात था ना कि ये कभी भी अपने आप को सुल्तान के पद पर धारण करके नहीं रखा। वो कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं कहता था, वो केवल मलिक के ही पद पर अपने आप को संतुष्ट रखा। ऐबक को 1208 ईस्वी में दास्ता से मुक्ति मिली। ऐबक को
1208 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में वो उसका राज्याभिषेक हुआ, लेकिन अभी तक वो क्या था, वो किसी का अंडर ही था, उसको अपनी दासता से मुक्ति नहीं मिला था। लेकिन उसे दासता से मुक्ति कब मिला था? 1208 ईस्वी में उसे दासता से मुक्ति मिला था गौरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन मोहम्मद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद। तो जब गौरी का मृत्यु हो गया था तो गौरी के उत्तराधिकारी कौन थे उस समय? गयासुद्दीन मोहम्मद उसके उत्तराधिकारी थे, और गयासुद्दीन मोहम्मद ने उसे मुक्ति पत्र दिया था। उसके बाद 1208 ईस्वी में ऐबक को 1208 ईस्वी में दासता से मुक्ति मिला। अब यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है कि ऐबक को लाख बख्श का मतलब क्या होता है? कि लाखों को दान देने वाला। ऐबक जो थे बहुत ही उदार प्रवृत्ति के थे, वो दयालु प्रवृत्ति के थे, इसलिए वो बहुतों को दान देते थे। इसलिए उसे क्या कहा गया? लाख बख्श के नाम से पुकारा गया। लाख बख्श का मतलब ही होता है लाखों को दान देने वाला। तो लाखों व्यक्तियों को दान देता था, इसलिए उसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। ऐबक ने दिल्ली, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, यहाँ पे 2.5 है और यहाँ पे लिखा हुआ है झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा उसने बनवाया था। अब ये क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा और कुब्बत उल इस्लाम क्या है? तो दोनों मस्जिद है। अब ये नहीं सोचना है कि 2.5 दिन का झोपड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 2.5 दिन का झोपड़ा मतलब 2.5 दिन में तैयार किया गया झोपड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं है। वो एक मस्जिद था। क्या था? दोनों के दोनों मस्जिद थे। कुब्बत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा दोनों मस्जिद थे। एक क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था 2 बार, 56 और 59 बीपीएससी में ऐसा पूछा था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? उसमें लिखा हुआ था झोपड़ी, मस्जिद, दरगाह, ऐसे कुछ लिखा हुआ था और 2 याद नहीं है मुझे। तो ये क्वेश्चन 56 और 59 बीपीएससी में पूछा हुआ था कि वो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। झोपड़ा से या बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कोई भी कंफ्यूज हो सकता है कि झोपड़ा मतलब तो झोपड़ी ही होगा, इसलिए ये बात ध्यान में रखना है कि 2.5 दिन का झोपड़ा और एक मस्जिद है। और कुब्बतुल इस्लाम भी एक मस्जिद है। कुब्बतुल इस्लाम आदमी एज्यूम भी कर सकता है कि इस्लाम है तो कुछ मस्जिद के टाइप का ही होगा। फिर आगे लिखा हुआ है ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया था। अब देखिए यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है कि ऐबक ने क्या किया था? कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य शुरू किया था। ये मत सोचना है कि ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया तो वही अंत किया था, जी नहीं। ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया था, लेकिन उस कार्य को संपन्न किसने किया था? पूरा किसने किया था? तो उस कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। ऐबक ने निर्माण कार्य शुरू किया कुतुब मीनार का, लेकिन कंप्लीट किसने कराया? तो इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया। लेकिन उसके बाद भी एक बात लिखा हुआ है कुतुब मीनार के बारे में कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में उसके जो चौथे मंजिल थे, कुतुब मीनार का जो चौथा मंजिल था, वो उसके चौथे मंजिल को काफी हानि पहुंचा था, जिसके कारण क्या हुआ था? फिरोज शाह तुगलक ने इसी चौथे मंजिल के स्थान पर क्या किया था? और 2 मंजिल का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो क्वेश्चन यहाँ पे भी बनाया जा सकता है कि कुतुब मीनार के चौथे मंजिल के स्थान पर और 2 मंजिल किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। क्वेश्चन ये भी बनेगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने निर्माण कंप्लीट कराया था, तो इल्तुतमिश का ही नाम आएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ किया, तो आपको लिखना है वहां पे ऐबक ने। किसने करवाया? ऐबक ने करवाया। फिर आगे लिखा हुआ है कि ऐबक की मृत्यु। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? ऐबक की मृत्यु आपको पता है कि 1206 लेकर के 1206 से 1210 ईस्वी तक उसका शासनकाल था। तो 1210 में ही क्या हुआ था? उसका मृत्यु हो गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1210 ईस्वी में उसका मृत्यु हो गया था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कैसे हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु चौगान खेलते हुए। चौगान एक टाइप का पोलो वाला खेल है, घोड़े पे चढ़ के खेलते हैं। पोलो तो घोड़े पे चढ़ के ही खेला जाता है। तो ऐबक का जो मृत्यु हुआ था वो चौगान खेल में घोड़े से गिरने के दौरान हो गया था। कब हुआ था? तो 1210 ईस्वी में हुआ था। और उसके शव
उसके डेड बॉडी को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में ही दफनाया गया था। लाहौर में ही दफनाया गया था, ये बात ध्यान में रखना है। और इस लाहौर से ये बात भी ध्यान में रखना है कि लाहौर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राजधानी बनाया था। यहाँ पे मैंने लिखा आपको कि ऐबक की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? लाहौर। ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, देखिए दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। क्वेश्चन में पूछ लेता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। ना कि आप क्या कर देना है, कुतुबुद्दीन ऐबक मार देना है। कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का संस्थापक था, लेकिन वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान नहीं था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की। किससे प्राप्त की? उस समय बगदाद का खलीफा खल्लद जो था, बगदाद के खलीफा जो थे, उन्होंने क्या किया था? उन्हीं के द्वारा क्या मिला था उसे? सुल्तान के पद का स्वीकृति मिला था। खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। जब इल्तुतमिश ने खलीफा से सुल्तान के पद की स्वीकृति मिल गई थी खलीफा से, तो खलीफा ने उसे इल्तुतमिश को क्या दिया था? सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की थी। फिर आगे लिखा हुआ है कि गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आ जाता है। इल्तुतमिश का जो संबंध था वो किस जनजाति से था? तो इल्तुतमिश का संबंध जो था इलबरी जनजाति से था, और इलबरी जनजाति तो वह तुर्क का था। कहाँ का था? तुर्क का था। और यहाँ पे जितने भी दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश के अंदर थे, सारे कहाँ के थे? तुर्क के ही, लगभग तुर्क से ही सब कोई संबंधित रखते थे। इसलिए वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक भी तुर्क से ही संबंधित रखते थे। इल्तुतमिश जो है इलबरी जनजाति का था, वो भी तुर्क का ही था। अब आगे लिखा हुआ है कि चंगेज खां, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है चंगेज खां। चंगेज खां एक मंगोल शासक था। चंगेज खां कौन था? एक मंगोल शासक था। चंगेज खां एक मंगोल शासक था, मंगोल का नेता था। भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासन काल में आया था। अब क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि चंगेज खां जो है वो किसके समकालीन भारत आए थे? क्वेश्चन आपको बना करके पूछा जा सकता है, चंगेज खां किसके समकालीन भारत आए थे? तो चंगेज खां इल्तुतमिश के समकालीन मतलब इल्तुतमिश के शासन काल में ही वो भारत आए थे। तो इल्तुतमिश के शासन काल में वो भारत आए थे, और चंगेज खां के प्रकोप से जब उसका जो क्या बोलते हैं, जब किसी को आप चोट पहुंचाते हैं, दर्द पहुंचाते हैं, प्रकोप का मतलब तो वही ना होता है, किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ मतलब रक्षा का गुंजाइश करते हुए ख्वारिज्म, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी, क्या उसका पूरा नाम है? जलालुद्दीन मकबरनी सिंधु घाटी पहुंची। कहाँ पहुंची? सिंधु घाटी पहुंची। मंगोल नेता चंगेज खां के प्रकोप से ख्वारिज्म के पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी रक्षा के लिए वो कहाँ पहुंच गया? भाग करके सिंधु घाटी पहुंच गया। और संभवतः वीडियो में अगर शायद ये ना दिख रहा हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है संभवतः चंगेज खां। ठीक है, इधर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि रक्षात ख्वारिज्म शाह, ध्यान से सुनिएगा, रक्षात ख्वारिज्म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी चंगेज खां मंगोल नेता थे, उसके द्वारा क्या हुआ था? बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया गया था। उसके प्रकोप से बचने के लिए वो कहाँ भाग के आया था? सिंधु घाटी पहुंचा था। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास दूत भेजे थे। क्या भेजे थे? दूत भेजे थे। चंगेज खां का एक दूत इल्तुतमिश के पास आया हुआ था, ऑलरेडी पहले से ही था। तो चंगेज खां ने उस दूत के माध्यम से इल्तुतमिश को क्या बताया गया था कि वह मकबरनी का कोई भी सहायता ना करे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह मकबरनी चंगेज खां के प्रकोप से प्रताड़ित होकर के वो रक्षा के लिए कहाँ भागा था? सिंधु घाटी में आकर के पहुंचा था। सिंधु घाटी मतलब कि इल्तुतमिश के पास भारत आ गया था। सिंधु घाटी का मतलब भारत आ गया था, वो इल्तुतमिश के पास आ गया था। लेकिन चंगेज खां के दूत
ऑलरेडी क्या थे, इल्तुतमिश के पास थे, इल्तुतमिश के पास पहुंचा हुआ था। तो उसने क्या बोला कि वह मंगबरनी का कोई भी सहायता ना करे। चंगेज खान का ये संदेश दूत के द्वारा इल्तुतमिश के पास भेजा गया था। तो इल्तुतमिश ने उसका कोई भी सहायता नहीं किया। इल्तुतमिश ने मंगबरनी का कोई भी सहायता नहीं किया। यहाँ पे काटने का मतलब है कि नहीं किया था। ठीक है। 1224 ईस्वी, 1224 ईस्वी यहाँ पर जो लिखा हुआ है, 1224 ईस्वी मंगबरनी भारत से वापस चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि इल्तुतमिश जो था, चंगेज खान के दूत के कहने पर उसने मंगबरनी का कोई भी सहायता नहीं किया, इसलिए वो यहाँ से वापस चला गया। कब से वापस चला गया? तो 1224 ईस्वी में वापस चला गया। अब एक बात एग्जाम में पूछा जाता है कि चंगेज खान का मूल नाम क्या था? चंगेज खान का मूल नाम क्या है? चंगेज खान का मूल नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि चंगेज खान का मूल नाम तेमोजीन या फिर तेमोचीन, दोनों एग्जाम में दिया जा सकता है। आपको याद रखना है कि तेमोजीन या फिर तेमोचीन दोनों एक ही बात है, लेकिन एग्जाम में ऑप्शंस में दे सकता है। तेमोजीन के अलावा तेमोचीन लिखा जा सकता है या फिर तेमोचीन के अलावा तेमोजीन लिखा जा सकता है। वहां पे लिखा रहेगा तो आपको क्या मानना है? दोनों में से किसी एक को मानना है। वैसे दोनों में से कोई एक ही रहेगा, तेमोचीन या फिर तेमोचीन रहेगा। तो चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमोजीन या फिर तेमोचीन। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर, आगे लिखा हुआ है इल्तुतमिश का ही शासनकाल यहाँ पे चल रहा है। तो इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ी में तेलियागढ़, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ के समीप हिसामुद्दीन ऐबक, यहाँ पे लिखा हुआ है हिसामुद्दीन ऐबक नहीं, हिसामुद्दीन ऐवाज को बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ के समीप हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया था। उस समय बिहार में कौन था? हिसामुद्दीन ऐवाज था। और हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित करने के बाद ही, जब हिसामुद्दीन ऐवाज को इल्तुतमिश ने पराजित कर दिया, तो ऐवाज ने क्या किया? इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली, मतलब इल्तुतमिश के हार करके अपना घुटना वहां पे टेक दिया इल्तुतमिश के सामने। इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो बात ध्यान में रखना है कि इल्तुतमिश ने बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया था मेरे दोस्त? मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। इससे पहले मैंने पीछे बताया था आपको, जब भारत पर मुस्लिम आक्रमण पढ़ा रहे थे तो उसमें मोहम्मद गजनी ने भी सिक्के चलाए थे। तो यहाँ पे लेकिन लिखा हुआ है कि इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। क्या चलाए थे? शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। चांदी का टंका 175 ग्राम 179 ग्रेन का था। और तांबे का जित्तल, ये दोनों जो थे सिक्के उसने चलवाए थे। चांदी का टंका और तांबे का जित्तल, ये दोनों उसने चलवाया था। सिक्के पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने शुरू किया था। सिक्के पर टकसाल का नाम लिखवाने का परंपरा भी उसी ने शुरू किया था। अब आगे लिखा हुआ है कि 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश बैग सुल्तान और दिल्ली सल्तनत एक क्या बना? स्वतंत्र राज्य बना 1229 में। तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन बना था? इल्तुतमिश बना था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्रदान की थी। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1229 में इल्तुतमिश क्या बना था? वैध सुल्तान बना था। एक वैध सुल्तान बना था दिल्ली का। और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य बना था कब? 1229 में। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत जो था वो स्वतंत्र राज्य कब बना था? 1229 ईस्वी में बना था। बगदाद की खलीफा जो थे खिलत, मैंने पीछे भी बताया था कि बगदाद की खलीफा खिलत, मैं यहाँ पे बता रहा था आपको कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो था इल्तुतमिश था। वो स्वीकृति जो उसे मिली थी वो कहाँ से मिली थी? खलीफा से प्राप्त किया था उसने। खलीफा कौन था उसमें? खिलत था।
तो खिल्लत के प्रमाण पत्र द्वारा ही, खिल्लत के प्रमाण पत्र, बगदाद के खलीफा खिल्लत के प्रमाण पत्र के द्वारा ही क्या बना था, 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश वैध सुल्तान बना था और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य बना था। अब यहाँ पे एक नाम आता है कि इब्न बतूता। इब्न बतूता ने वर्णन किया था, क्या वर्णन किया था इल्तुतमिश के बारे में, कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने दो शेर, इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की दो शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई थी। क्या कराई थी, दो शेर, संगमरमर के शेरों की जो मूर्तियां थी वो स्थापित किया था, करा कर वहां पे रखा था। जिनके गले में क्या था, घंटी था। अब देखिए घंटी लटकी हुई थी। इस घंटी का क्या काम था, इस घंटी का काम था कि इसे बजाकर कोई भी व्यक्ति सुल्तान से क्या कर सकता था, न्याय का मांग कर सकता था। इस घंटी को, जो शेर के गले में घंटी टंगा हुआ था, उस घंटी को कोई भी व्यक्ति बजा करके उस सुल्तान से न्याय का मांग कर सकता था। अगर किसी को उसके शासनकाल में कोई दिक्कत होता है तो वो राज्य के सुल्तान के पास जाकर के इन शेरों के जो गले में जो घंटी है उसे बजा करके क्या कर सकता है, अपना न्याय का मांग कर सकता है। जैसे कि अभी तो मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न जमाने में क्या होता है, लोगों के घर के सामने क्या लगा रहता है, डोरबेल लगा रहता है। किसी को घर से बाहर बुलाना है तो डोरबेल बजाओ, घर से बाहर कोई आएगा। तो वैसे ही वहां पे था उस समय, इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने ऐसा सिस्टम लगा करके रखा था। ये चर्चा जो इसका बारे में बताया वो किसने बताया है, इब्न बतूता ने बताया है। अब आगे लिखा हुआ है कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। कौन थी, रजिया सुल्तान। शासिका रजिया सुल्तान थी, जिसका शासनकाल कब से कब था, 1236 से 1240, 4 साल का शासनकाल था। रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत का प्रथम महिला शासिका थी। व्यक्तिगत दृष्टि से इस रजिया सुल्तान ने क्या किया था कि सुल्तान का जो धर्म का उल्लंघन किया था, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, तो जो इस्लाम परंपराओं का जो था, व्यक्तिगत दृष्टि से उसने क्या किया था, इस्लाम धर्म का उल्लंघन किया था, इस्लाम परंपराओं का उल्लंघन किया था, क्योंकि कोई भी महिला उस समय शासिका नहीं बन सकती थी। इसलिए व्यक्तिगत दृष्टि से उसने क्या किया, इस्लाम धर्म का उल्लंघन किया था। और राजनीतिक दृष्टिकोण से उसने क्या किया था, सूबेदार का पद और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य में क्या किया था, सूबेदार और सरदार के पद जो था वो किस पे छोड़ दिया था, सुल्तान पर छोड़ दिया था। मतलब इसका क्या हुआ कि इल्तुतमिश का जो शासन प्रणाली था, जो भी प्रशासनिक प्रणाली था, शासन प्रणाली था, वो उसी पे क्या था, उसी का समर्थन करता था। लेकिन रजिया बेगम का सत्याच्युत का मतलब क्या होता है कि उसे सत्ता से हटाना। तो सत्याच्युत करने में किसका हाथ था, तुर्कों का हाथ था। रजिया बेगम का सत्याच्युत करने में तुर्कों का हाथ था, उसे सत्ता से हटाने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। तो सत्याच्युत का मतलब यही होता है कि सत्ता से हटाना। तो तुर्कों ने क्या किया था कि भटिंडा के गवर्नर मलिक अल तुनिया जो थे, उसके नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। ठीक है, तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि मध्यकालीन भारत का प्रथम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। सुल्तान बलबन का पूरा नाम। अब आते हैं हम लोग, इसे दिल्ली सल्तनत के अंदर एक शासक कौन था, सुल्तान बलबन था। बलबन का जो पूरा नाम था वो क्या था, गयासुद्दीन बलबन। ये भी पूछा जाता है, इतिहास में बस बलबन लिखा रहता है, उसका पूरा नाम भी लिखा हुआ है अलग से, इसलिए क्वेश्चन बना दिया जाता है कि बलबन का पूरा नाम क्या था, गयासुद्दीन बलबन था। उसका शासनकाल कब से कब था, 1266 से 1286 ईस्वी तक उसका शासनकाल था। कब से कब था, 1266 से 1286 ईस्वी तक उसका शासनकाल था। सल्तनत की बागडोर उसने संभाली थी, मतलब उसका शासनकाल था। दिल्ली सल्तनत का बागडोर 1266 से 1286 तक किसने संभाला था, बलबन ने संभाला था। उपनाम उसका क्या था, उलुग खां, और उसका वास्तविक नाम क्या था,
बहाउद्दीन था। क्या था? उसका उपनाम उलुग खां था और वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। अब बलबन के बारे में आगे और भी है, इधर आगे हम लोग के पास जगह नहीं बचा था इसलिए हमने आगे नहीं लिखा है। तो अब आगे क्या करना है हम लोगों को कि बलबन के बारे में पूरा देखना है। हमने यहाँ पे देखा क्या, दिल्ली सल्तनत के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखा। कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का कौन सा संस्थापक था। फिर आगे था क्या, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया था, लेकिन उसको कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार की चौथी मंजिल पर और 2 मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज तुगलक ने करवाया था। फिर उसके बाद है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने तैयार करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुब्बतुल इस्लाम का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ पे स्थापित किया था? कहाँ पे स्थापित किया था? लाहौर में स्थापित किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कैसे हुआ था? कब हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो हुआ था वो 1210 ईस्वी में हुआ था। चौगान खेलते समय घोड़े पर से गिरने की वजह से उसका क्या हुआ था? मृत्यु हो गया था। उसके शव को कहाँ पे दफनाया गया था? तो जहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राजधानी स्थापित किया था लाहौर, वहीं पे उसके शव को क्या किया गया था? दफनाया गया था। फिर आगे लिखा हुआ है, आगे ये सब लिखा हुआ है क्या कि 1224 ईस्वी में मंगबरनी भारत से वापस चला गया था। क्यों वापस चला गया था? क्योंकि इल्तुतमिश ने उसका सहायता नहीं किया था। मंगबरनी किसका पुत्र था? तो मंगबरनी ख्वारिज़म शाह का पुत्र था। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तैमूजीन या फिर तैमूचीन। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तैमूजीन या फिर तैमूचीन। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार करके किसको हराया था? किसको हराया था मेरे दोस्तों? तो एवाज को हराया था। किसको हराया था? एवाज को हराया था। हिसामुद्दीन एवाज को हराया था। और इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर बिहार का जो सूबेदार था वो किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को नियुक्त किया था। और शुद्ध अरबी सिक्के का किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने चलाए थे। चांदी के टंका किसने चलाया था? टंका किसने चलाया था? चांदी का टंका भी इल्तुतमिश ने चलाया था। तांबे के जितल किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने चलाए थे। सिक्के पर टकसाल का नाम लिखवाने का परंपरा भी किसने शुरू करवाया था? इल्तुतमिश ने शुरू करवाया था। और दिल्ली सल्तनत में सुल्तान का जो वैध सुल्तान बना था इल्तुतमिश, वो कब बना था? 1229 ईस्वी में बना था। दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य कब बना था? ये भी आपको याद रखना है, 1229 में ही बना था। फिर आगे लिखा हुआ है कि मध्यकालीन भारत का प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, 1237 से 1240 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का हाथ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीधे, मुझे ये ध्यान में नहीं है कि कब पूछा गया था, लेकिन बीपीएससी या फिर यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसने सत्ता से हटाया था। सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। गयासुद्दीन बलबन नाम था। 1266 से 1286 ईस्वी तक उसका शासनकाल था। सल्तनत का भागदौड़ संभाला था उसने। उसका उपनाम क्या था? उलुग खां था। और उसका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। बलबन के बारे में और भी बातें हैं, जैसे कि 1239 ईस्वी में बलबन ने अपने पुत्री का विवाह किससे कराया था? तो 1239 ईस्वी में बलबन ने अपने पुत्री का विवाह किससे कराया था? तो ये बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ज्यादा नहीं, 8-10 लाइन है, वो खत्म हो जाएगा। तो 1239 ईस्वी में बलबन ने अपने पुत्री का विवाह किससे कराया था? बलबन ने 1249 ईस्वी में अपने पुत्री का विवाह
नसरुद्दीन से करवाया था। किससे करवाया था? सुल्तान नसरुद्दीन से करवाया था। सुल्तान नसरुद्दीन से करवाया।